अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त था जब ईरान आज़ाद तो था लेकिन इसके तेल की दौलत आज़ाद नहीं थी। बरतानिया सारा ईरानी तेल पी जाता था और ईरानी गुर्बत की चक्की में पिसते रहते थे। ऐसे में एक वज़ीर आज़म आया जिसने ईरानी अवाम की मदद से बरतानिया से अपना तेल वापस छीन लिया। और दोस्तों ये वज़ीर आज़म थे डॉक्टर मुसद्दिक। डॉक्टर मुसद्दिक जदीद ईरानी तारीख़ के शायद सबसे बड़े नेशनलिस्ट लीडर कहे जा सकते हैं। वो ईरान के एक साबिक शाही ख़ानदान काजार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके ख़ानदान ने 1789 से लेकर 1925 तक ईरान पर हुकूमत की। फिर इस ख़ानदान की जगह पहलवी ख़ानदान ने ले ली। पहलवी ख़ानदान के पहले बादशाह रज़ा शाह पहलवी हैं जिन्होंने दिसंबर 1925 में हुकूमत संभाली। काजार ख़ानदान के आखिरी बादशाह अहमद शाह कजार थे जिन्हें हुकूमत से हटाकर पेरिस में जलावतन कर दिया गया। ताहम इस ख़ानदान की हुकूमत के खात्मे तक डॉक्टर मुसद्दिक कई हुकूमती ओहदे पर फायज रह चुके थे। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत आने के बाद डॉक्टर मुसद्दिक सियासत से रिटायर हो गए थे। ताहम 1946 में जब रज़ा शाह पहलवी के बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी तो डॉक्टर मुसद्दिक सियासत में फिर एक्टिव हो गए। दोस्तों उनकी सियासत में वापसी की वजह थी ईरानी तेल को कौमी मलकियत में लेने की तहरीक। इस तहरीक ने डॉक्टर मुसद्दिक को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। ये तहरीक 1946 में ईरानी शहर अबदान की आयल रिफाइनरी के मजदूरों ने शुरू की थी। उस वक्त ईरानी तेल बरतानिया की एंग्लो ईरानी आयल कंपनी की मलकियत था। इस कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर बरतानवी हुकूमत के पास थे और बाकी शेयर इस कंपनी के और इसके हिस्सेदारों के पास थे। ईरान के पास इस कंपनी का कोई एक शेयर भी नहीं था। दोस्तों यूँ ईरानी तेल एक तरह से बरतानिया की प्रॉपर्टी बन चुका था। बरतानवी कंपनी ईरानी तेल की दौलत अपने मुल्क बरतानिया मुंतकिल करती रहती थी। ताहम ईरानी अवाम जो कि तेल की इस दौलत के असली हकदार थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। ईरानी अवाम की अक्सरियत गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। हत्ता कि जो ईरानी मजदूर बरतानवी आयल कंपनी के लिए काम करते थे वो भी रेंग रेंग कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। आयल रिफाइनरी के 10,000 से ज़्यादा मजदूर अपने ख़ानदानों समेत झोंपड़ियों में रहते थे। इन लोगों के पास ना पीने का साफ पानी था, ना बिजली थी और ना ही कोई और सहूलत थी। इन हालात से तंग आकर 1946 में इन मजदूरों ने हड़ताल कर दी। बरतानवी कंपनी ने इन मजदूरों को बहुत डराया और धमकाया। 2 बरतानवी बहरी जहाज़ों ने ईरानी साहिल के करीब आकर जंगी मशकें भी शुरू कर दी ताकि मजदूरों को खौफजदा किया जा सके। ताहम ईरानी मजदूर टस से मस नहीं हुए और बरतानवी कंपनी से अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाने के बाद ही उन्होंने हड़ताल ख़त्म की। दोस्तों हड़ताल तो ख़त्म हो गई लेकिन ईरानी अवाम ने इस वाक़े से एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। उन्होंने सीख लिया कि जब तक उनके वसाइल अंग्रेज़ों के कब्ज़े से ताकत के ज़रिए वापस नहीं लिए जाएंगे ईरानी अवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। चुनांचे ईरान में ये तहरीक शुरू हो गई कि ईरानी तेल पर सिर्फ ईरानियों का हक़ है, इसलिए तेल की दौलत को बरतानिया से छीन कर ईरानी कौमी मलकियत में लिया जाए। ये तहरीक 1946 से 1951 तक जारी रही और इस तहरीक के सबसे बड़े लीडर थे डॉक्टर मुसद्दिक। उन्होंने तेल को कौमी मलकियत में लेने की तहरीक को पूरे ईरान में फैला दिया। शहर शहर करिया करिया गांव गांव रैलियां और जुलूस निकलने लगे। डॉक्टर मुसद्दिक और उनके साथी इन जुलूसों से खिताब करते। डॉक्टर मुसद्दिक ने मिली ईरानी के नाम से एक सियासी इत्तेहाद भी बना लिया और इसी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से डॉक्टर मुसद्दिक ने ईरानी पार्लियामेंट में तेल को कौमी मलकियत में लेने के लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। 1951 तक ये तहरीक हर ईरानी के दिल की आवाज़ बन चुकी थी। दोस्तों ईरानी अवाम इस हद तक जज्बाती हो चुके थे कि वो इस तहरीक की मुखालफत करने वालों को मौत के घाट उतार देने पर भी तैयार थे। 7 मार्च 1951 में फ़िदायीन इस्लाम नामी एक ग्रुप ने ईरानी वज़ीर आज़म हाजी अली रज़ी आरा को कत्ल कर दिया। उनका जुर्म ये था कि वो ईरानी तेल को कौमी मलकियत में लेने के ख़िलाफ़ थे। उनके कत्ल के चंद रोज़ बाद ही 15 मार्च को ईरानी पार्लियामेंट ने ईरानी तेल को कौमी मलकियत में लेने की मंजूरी भी दे दी। दोस्तों ईरानी अवाम का ये दरीना ख्वाब अब पूरा हो गया था। इस जदोजहद की कामयाबी का सिरा अवाम ने डॉक्टर मुसद्दिक के सर पर बांधा। तेल को कौमी मलकियत की तहरीक कामयाब होने की वजह से ही अगले माह अप्रैल में डॉक्टर मुसद्दिक को ईरानी पार्लियामेंट ने मुल्क का नया वज़ीर आज़म भी चुन लिया। ताहम इनके वज़ीर आज़म बनते ही ईरान के हालात बजाय ठीक होने के मज़ीद ख़राब होने लगे और इसकी वजह थी बरतानिया की एक साजिश। ईरानी तेल को कौमी मलकियत में लेने का सबसे ज़्यादा नुकसान बरतानिया को हुआ था क्योंकि वो तेल की बहुत बड़ी दौलत से महरूम हो चुका था जो कि वो ईरान से चोरी कर रहा था। दोस्तों ईरान से इस दौलत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि 1951 में बरतानवी कंपनी का नेटवर्क 58 करोड़ जबकि बरतानवी आयल कंपनी 10 करोड़ पाउंड्स का ज़र मुबादला कमाती थी। बरतानिया इस दौलत से दस्तबरदार होने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं था।
बरतानिया अगरचे उस वक्त सुपर पावर नहीं रहा था और इसकी जगह अमेरिका और सोवियत रूस सुपर पावर के दर्जे पर आ चुके थे। ताहम बरतानिया अब भी फौजी और मुआशी लिहाज से एक बहुत बड़ी ताकत था। दोस्तों, उस वक्त विंस्टन चर्चिल बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया को नाज़ी जर्मनी के खिलाफ फतह दिलवाई थी। 1951 में वो दूसरी बार बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। वो ईरानी तेल की दौलत को किसी तरह भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब ईरान ने अपनी तेल की दौलत को कौमी मलकियत में ले लिया तो विंस्टन चर्चिल ने ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। चर्चिल ने फौरी तौर पर यह किया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू करवा दी। इस नाकाबंदी का मकसद ईरान को अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त करने से ज़बरदस्ती रोकना था। जून 1951 में एक इतालवी बहरी जहाज़ रोज़मेरी 1000 टन तेल लेकर ईरान से रवाना हुआ। ताहम बरतानवी जंगी जहाज़ों ने इस जहाज़ को घेर लिया और इसे यमन की बंदरगाह अदन में ले गए, जो उस वक्त बरतानवी कंट्रोल में थी, और यहाँ बरतानवी हुकाम ने रोज़मेरी पर लदा तेल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई की वजह से दूसरे ममालिक मोहतात हो गए और उन्होंने ईरान से तेल खरीदना ही बंद कर दिया। अब जाहिर है, जब तेल पहुँचना ही नहीं था तो फिर खरीदने का फ़ायदा। इस कार्रवाई के बाद अक्टूबर 1951 में बरतानिया ने अपने तमाम इंजीनियर्स और दीगर अमले को जो ईरान में तेल की तनसीबात पर काम करता था उसे वापस बुला लिया। अब ईरानियों के पास तेल निकालने और इसे साफ़ करने के लिए एक्सपर्ट भी ना रहे और टेक्नोलॉजी भी ना रही। सो ईरानी अब ना तो तेल निकाल सकते थे और ना ही मार्केट में उनका तेल कोई ख़रीदने को तैयार था। यूँ ईरानी तेल इंडस्ट्री ठप हो गई और इससे वाबस्ता लोग बेरोज़गार हो गए। बरतानिया में ईरान के अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए गए और बरतानिया से ईरान को जो चीनी और लोहा भेजा जाता था वो भी बंद कर दिया गया, जिससे ईरान के अंदर भी बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन बंद हो गई। दोस्तों, बरतानिया की इन इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया। प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को उम्मीद थी कि मुआशी बहरान से तंग आकर ईरानी अवाम उठ खड़े होंगे और डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ताहम जब शदीद मुआशी पाबंदियों के बावजूद भी डॉक्टर मुसद्दिक की अवामी मकबूलियत बरकरार रही तो उन्होंने साजिश के ज़रिए डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलटने का फ़ैसला किया और इसके लिए अमेरिका से मदद मांग ली। दी क्लासीफाइड अमेरिकन डॉक्यूमेंट से अब ये बात साबित हो चुकी है कि बरतानवी सफ़ीर अमरीकियों से डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलटने में मदद की दरख्वास्त करते रहे थे, लेकिन उस वक्त के अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इसमें अमेरिका का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। 1951 से 1952 2 साल तक यही सूरत हाल रही। विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 की कोशिश के बावजूद अमेरिका इस कार्रवाई पर तैयार नहीं हुआ। ताहम 1952 में जब आइजनहावर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते और अमरीकी सदर बने तो सूरत हाल काफ़ी बदल गई। वो इस तरह के MI6 ने इंतज़ामिया को ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर करने के लिए एक नई और ख़तरनाक चाल चली। एक ऐसी चाल कि आइजनहावर जैसे साबिक फ़ौजी कमांडर और होशियार सियासतदान भी इसको ना समझ सके। दोस्तों, बात यह थी कि 50 की दहाई में अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता था और वो था कम्युनिज़म। उस वक्त अमेरिका और रूस में सर्द जंग अरूज पर चल रही थी। इसी सर्द जंग की वजह से कोरिया में भी जंग जारी थी, तो इन हालात में अमरीकियों को उठते बैठते बस एक ही खौफ सताता रहता था कि कहीं कम्युनिज़म दुनिया पर छा ना जाए। अमेरिका में पोलियो के खतरों को भी कम्युनिस्ट साजिश समझा जाता था और बहुत से लोग इसे ना पीने की तलकीन किया करते थे। हत्ता कि चार्ली चैपलिन जैसे सुपरस्टार को भी कम्युनिस्ट होने की शक की वजह से 20 बरस तक अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया गया। ऐसे में MI6 में आइजनहावर के वज़ीर ख़ारजा डॉन पोस्टर और उनके भाई एलन डैलस जो कि CIA के चीफ थे, उन्हें एक पैगाम भेजा। MI6 बरतानवी खुफिया एजेंसी ने इन दोनों से कहा कि अगर डॉक्टर मुसद्दिक का तख्ता नहीं उल्टा गया तो ईरान में कम्युनिज़म आ जाएगा, यानी एक और ताकतवर मुल्क अमेरिका के दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा। दोस्तों, अब कम्युनिज़म तो अमरीकियों की दुख तिराग थी। सो बरतानिया उन्हें इस खौफ में मुब्तला करने में कामयाब हो गया कि ईरान को कम्युनिज़म से बचाने के लिए डॉक्टर मुसद्दिक का तख्ता उलटना बहुत ज़रूरी है। सो जल्द ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और CIA चीफ ईरान में इनकलाब लाने के लिए तैयारियां करने लगे। उन्होंने अमरीकी सदर आइजनहावर को भी अपना हम ख्याल बनाकर उनसे इस कार्रवाई की इजाज़त हासिल कर ली और यूँ 1953 के शुरू में डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत के खिलाफ CIA का ऑपरेशन लॉन्च हो गया। CIA ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एजेक्स। दूसरी तरफ बरतानवी MI6 जो कि इस ऑपरेशन में CIA की मदद कर रही थी, वो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बूट का नाम देती थी। अमेरिकन डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट से ऑपरेशन इंजेक्स की तफसीलात कन्फर्म होती हैं। इस ऑपरेशन के बाद CIA ने इसकी एक समरी तैयार की थी जिसका उन्वान था ईरान में मगरिब नवाज हुकूमत लाने की मुहिम। दोस्तों, ऑपरेशन इंजेक्स क्या था ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।